नमस्कार दोस्तों, तत्वबोधिनी जीएस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में 70 बीपीएससी मेंस या कोई भी बीपीएससी मेंस के लिए इकोनॉमी का जो डिटेल सिलेबस डिस्कस किया गया था, उसमें से पहला टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। ठीक है, इसमें इस वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था का प्रकार, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक वृद्धि और विकास, ट्रिकल डाउन सिद्धांत और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और इसके माप को देखेंगे। ठीक है, और इसमें से अगर देखा जाए तो पहला टॉपिक, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था की परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था वह प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी देश या समाज में आर्थिक संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जाता है। यह व्यवस्था तय करती है कि कौन सा संसाधन कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या उत्पादन किया जाएगा, किस मात्रा में उत्पादन किया जाएगा और वह उत्पादन किन लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था समाज की ज़रूरतों को पूरा करने में आर्थिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने का एक ढांचा प्रदान करती है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था का प्रकार के बारे में देखेंगे। जो पहला प्रकार होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें उत्पादन के साधनों पर जैसे भूमि, पूंजी, उद्योग का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या कंपनी के पास होता है। बाजार में मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर उत्पादन और विक्रम होता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर बाजार कार्य करता है। सरकार का हस्तक्षेप कम होता है और मुनाफे इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बस यही 3-4 पॉइंट आते हैं। ठीक है, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन, ये जस्ट समझिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जस्ट उल्टा है। इसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सरकार के पास होता है। आर्थिक संसाधनों का वितरण समानता और सामाजिक कल्याण के आधार पर किया जाता है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन और वितरण का प्रबंधन करती है, मतलब किस चीज़ का या किस वस्तुओं को उत्पादन की ज़्यादा आवश्यकता है और किसकी कम आवश्यकता है, ये सरकार तय करती है। मतलब सरकार है जो प्राथमिकता तय करती है। ठीक है, अब जो तीसरा प्रकार आते हैं अर्थव्यवस्था का, मिश्रित आर्थिक व्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, यह पूंजीवादी और समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का मिश्रण होता है। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की भूमिका होती है। सरकार और बाजार दोनों आर्थिक निर्णय लेने में योगदान करते हैं। भारत जैसी अर्थव्यवस्था, मतलब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का पालन करती है। मतलब भारत है जो समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। तीसरा होता है परंपरागत आर्थिक व्यवस्था। इसमें उत्पादन और वितरण पारंपरिक रीति रिवाजों और समाज की मान्यताओं के पर आधारित होती है। इसमें कृषि, मछली पकड़ना, शिकार और कारीगरी जैसे पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों, मतलब इसमें जो पारंपरिक जो पहले की गतिविधि होती है जैसे शिकार करना, ठीक है, कृषि करना, कारीगरी जैसी आर्थिक गतिविधियां होती है। यह आदिवासी और ग्रामीण समुदायों में समानता पाई जाती है। ये आर्थिक व्यवस्थाएं किसी देश या समाज की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के अलग अलग तरीके हैं जो इनके इतिहास और संस्कृति और विकास के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, ये हो गए जो आपका जो पहला टॉपिक था। ठीक है, जिसमें से अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था क्या है एवं उसके प्रकार, ये जो पहला टॉपिक है, ठीक है, ये कंप्लीट होते हैं। अब चलिए इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, जिसमें से आ जाते हैं जीडीपी। ठीक है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद क्या है एवं इसके माप, इसमें ये देखेंगे क्या है, फिर इसके माप, मतलब कौन कौन सी माप की विधियाँ हैं। ठीक है, जीडीपी एक देश के निश्चित समय अवधि में आमतौर पर 1 वर्ष लिया जाता है। उत्पादन सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। इसे किसी देश की आर्थिक गतिविधियों के मापदंड माना जाता है और यह दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी प्रभावी और उत्पादक है। ठीक है, जीडीपी को उस देश के भीतर किए गए सभी उत्पादन, चाहे वह घरेलू नागरिकों द्वारा हो या विदेश कंपनियों द्वारा के मूल्य को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यह देश में समग्र आर्थिक स्थिति और विकास की दर को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अगर मान लीजिए ये भारत है, तो इस भारत में जो भी घरेलू कंपनियां हैं प्लस विदेशी भी, ठीक है, विदेशी भी, इसमें जो भी उत्पादन करेंगे सबका माप, मतलब मूल्य को जोड़कर जीडीपी का निर्धारण किया जाता है। जीडीपी का प्रकार, नामात्र जीडीपी जिसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, या मौजूदा बाजार मूल्यों के आधार पर किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है।
ठीक है। इसमें मुद्रास्फीति को समायोजित नहीं किया जाता, मतलब इसमें महंगाई को समायोजित नहीं किया जाता, जिसके समय के साथ बढ़ती कीमत भी इसमें जुड़ती रहती है, ठीक है। ये जैसे नॉमिनल जीडीपी है जो हमेशा मतलब पिछले वर्ष के आधार इस पर निकाली जाती है। जैसे अभी 2023-24 पर जीडीपी निकाली जाएगी, मतलब देखी जाएगी, ठीक है। यह अर्थव्यवस्था के किसी आकार को बाजार कीमतों पर दर्शाता है। बस इसके मतलब पिछले साल की तुलना में कितना वृद्धि हुआ ये दिखाया जाता है। लेकिन एक होता है वास्तविक जीडीपी, जिसको कहते हैं रियल जीडीपी। इसको एक आधार वर्ष तय किया जाता है, जिससे मतलब कि आधार वर्ष तय किया जाता है। अभी आधार वर्ष 2011 माना गया है, ठीक है। इसी में यह किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, लेकिन इसे मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर मापा जाता है। इससे आर्थिक विकास एवं वास्तविक माप मिलता है, क्योंकि इसमें मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं होता। यह समय के साथ तुलना करने के लिए अधिक सटीक होता है, इसे सटीक माना जाता है, इसलिए इसको रियल जीडीपी ही नाम दिया गया है, ठीक है। अभी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी कहते हैं, ठीक है। तीसरा जीडीपी के विपरीत जीएनपी किसी देश के नागरिकों और कंपनियों के द्वारा देश के भीतर और बाहर किए गए कुल उत्पादन को मापता है। यह विदेशों में अर्जित किए गए आय को भी शामिल करता है, जबकि विदेशियों द्वारा देश के भीतर अर्जित आय को निकाल देता है। बस यही समझ लीजिए कि जितना भी भारत के नागरिक हैं, ठीक है, नागरिक हैं भारत के, ठीक, प्लस ये नागरिक हैं जो अन्य देश में हैं, ठीक है, अन्य देश में है, इनके द्वारा पूरा कमाया गया माप सकल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी कहलाता है। अब विदेशी वाला जो ये मतलब विदेशी लोगों के द्वारा जो आय किया जाता है उसको इसमें घटा दिया जाता है। और जीडीपी प्रति व्यक्ति पर कैपिटा, ठीक है, या देश की कुल जीडीपी और उसकी जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति पर औसत आर्थिक उत्पादन आय का संकेतक होता है। इससे जीवन स्तर और समृद्धि का माप किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी में ये जीडीपी के जितने भी प्रकार होते हैं ये मतलब कंप्लीट हो गए हैं। अब जीडीपी के मापने के तरीके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला अगर विधि है तो उपभोग विधि, जिसको एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं, ठीक है। इस विधि में जीडीपी को एक देश में सभी प्रकार के खर्चों को जोड़कर मापा जाता है, जिसमें उपभोक्ता खर्च, सरकारी खर्च, निवेश और शुद्ध निर्यात शामिल होते हैं, ठीक है। अगर इसका सूत्र देखा जाए तो जीडीपी बराबर सी, जिसको उपभोग कंजप्शन, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर ये गवर्नमेंट जिसको सरकारी खर्च बोलता है, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, मतलब इंपोर्ट को घटा दिया जाता है एक्सपोर्ट में से, ठीक है। अब इसमें यहाँ दिया गया CI जो भी रहे, ठीक है, इसका आप देख लीजिएगा। अब दूसरा आ जाता है आय विधि। इस विधि में जीडीपी को देश में अर्जित की गई कुल आय के रूप में मापा जाता है। इसमें मजदूरी, किराया, ब्याज और मुनाफा शामिल होता है। सूत्र है जीडीपी बराबर वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। बस यही समझ लीजिए, इसमें जो भी भत्ता आते हैं, जो भी मतलब रेंट लगता है, ठीक है, इंटरेस्ट ब्याज भी लगा, जो लाभ, सबको जोड़ दिया जाता है, इससे जीडीपी, इसको कहा जाता है आय विधि। यह तरीका यह दिखाता है कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न आय क्या है, ठीक है। तीसरा में उत्पादन विधि देखेंगे, प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। इस विधि में जीडीपी को विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के रूप में मापा जाता है, या उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न मूल्य वृद्धि पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें हर क्षेत्र में उत्पन्न मूल्य को जोड़कर जीडीपी प्राप्त किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो जीडीपी का महत्व या निष्कर्ष, ठीक है। जीडीपी एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है जो किसी देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। यह नीति निर्धारण, निवेश निर्णय और अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए एक प्रमुख मापदंड है। मतलब जीडीपी के बारे में बता दिया गया है। इसमें अगर ये निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं और महत्व में भी लिख सकते हैं, जीडीपी का क्या महत्व हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से जो तीसरा टॉपिक आ गया पूरा, जैसे इसमें से एक पहला टॉपिक ये ख़त्म हो गया, दूसरा जीडीपी ख़त्म हो गया, ये अर्थव्यवस्था का प्रकार, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है इसमें ये ख़त्म हो गया जीडीपी व माप। अब जो तीसरा आएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक लंबा और विविध इतिहास रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का, जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक फैला हुआ है। इस यात्रा में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों से गुजरी है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। इसमें ये जो टॉपिक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये जो है अपने प्राचीन काल से, हम जितने भी प्राचीन काल से लेकर हम आधुनिक काल तक भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब जैसे प्राचीन और मध्यकालीन भारत
में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, मतलब उस समय मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में देखेंगे। प्राचीन भारत में एक विकसित कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, प्राचीन भारत में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। आप तो देखेंगे उस समय उद्योग वगैरह का कमी था। इसके साथ ही व्यापार और वाणिज्य का भी व्यापक विकास हुआ था। मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य के दौरान व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ और भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाने लगा। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि, हस्तशिल्प और वस्त्र निर्माण और व्यापार पर आधारित थी। भारतीय बंदरगाह का समुद्री व्यापार में बड़ा योगदान था और भारत मसाले, कपड़े और कीमती धातुओं का बड़ा निर्यातक था। ठीक है, ये प्राचीन एवं मध्यकाल का जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, इसे एक संक्षिप्त रूप में बताया गया है। अब इसके बाद देखेंगे औपनिवेशिक काल, जो 1757 से लेके 1947 तक, ये ब्रिटिश काल का है औपनिवेशिक काल में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक शासन का गहरा असर पड़ा। भारत की कृषि और उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था ब्रिटिश के नीतियों के कारण प्रभावित हुई। ब्रिटिश काल में भारत का शोषण हुआ, जिसमें कच्चे माल का निर्यात और ब्रिटिश तैयार उत्पादों का आयात शामिल था। ठीक है, इसने भारत की परंपरागत कुटीर उद्योगों और कृषि को कमज़ोर कर दिया। बस यही समझ लीजिए कि जिस समय भारत का जहाँ जो भारत से विभिन्न वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, लेकिन ब्रिटिश ने इसे बदल दिया। मतलब इसे समझ लीजिए भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में कर लिया गया। भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में कर लिया। अब भारत का जो ये करेंट अकाउंट जो है उसे डिफिसिट में दिखाया गया, CAD। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे भारत की समृद्ध आर्थिक स्थिति गिरावट की ओर बढ़ी और औद्योगिकीकरण की गति धीमी हो गई। उपनिवेशिक शासन के दौरान भारत मुख्य रूप से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बन गई। पहले बस यही था, उद्योग विकसित हो सकते थे, लेकिन अंग्रेजों की शोषण ने इसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बदल दिया। अब स्वतंत्रता की बात कैसे थी? 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने आर्थिक आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मतलब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। 5 वर्षीय योजनाएं लागू की गई। टोटल लगभग 12 चले हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जिनका उद्देश्य औद्योगिकरण, कृषि सुधार, सामाजिक कल्याण था। सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका रही और भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। ठीक, 1980 के दशक तक भारत की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही थी और सरकारी नियंत्रण तथा लाइसेंस राज की वजह से आर्थिक गतिविधियों में रुकावट आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब इसी के बाद देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि और विकास, मतलब यही टॉपिक में है कि आर्थिक और वृद्धि कैसे विकास हुआ। अब इस समय तो देखा जाए तो कृषि मतलब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित तो हो गई। ठीक है, लेकिन पोषण सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाई। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी थी। ठीक है, और भारत है जो काफ़ी मतलब आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसी कारण आर्थिक वृद्धि एवं विकास की जरूरत थी। तो 1991 के आर्थिक सुधार को इसमें देखेंगे। ठीक है, जिसमें से LPG जिसको बोला जाता है। 1991 में भारत ने बड़े आर्थिक संकट का सामना किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के दबाव में सरकार ने आर्थिक सुधारों को लागू किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह और PV नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां को लागू की। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खोला गया। मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था था उसको अन्य देशों के लिए खोला गया, आयात निर्यात के लिए। ठीक है, कि FDI बाहरी कंपनी भी आएगी। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया और सरकारी नियंत्रणों को कम किया गया। बस लाइसेंस, कोटा और परमिट, ठीक है, ये तीनों को या इसमें कटौती की गई। मतलब इसके नीतियों में उदारीकरण किया गया। ठीक है, इन सुधारों से भारत की आर्थिक वृद्धि दर में तेजी आई और सेवाओं तथा IT सेक्टर का तेजी से विकास हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना बदलने लगी और औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र में विकास हुआ। ठीक है, अब 2000 के बाद
मतलब सन 2000 के बाद के दशक एवं उसके बाद क्या क्या हुआ ये देखेंगे। 2000 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई, विशेषकर आईटी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रों में। भारत का वैश्विक व्यापार और निवेश बढ़ा और देश तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया। मतलब इस दौरान क्या हुआ कि कंपनियां तो आई, एफडीआई आई, लेकिन जो लाभ है वो बड़ी कंपनियां विदेश लेके चली गई। ठीक है, मतलब बड़े बड़े जो पद होते हैं जैसे मैनेजमेंट में, एमबीए, ये सब बड़े बड़े पद पर विदेशी लोग ही कायम थे और भारत से सिर्फ मजदूर, छोटे श्रमिक ही रोजगार पा सकते थे। तो इसलिए इस दौरान रोजगार विहीन अर्थव्यवस्था का काल बोला गया। 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारत का विकास दर प्रभावित हुई, लेकिन बाद में फिर से अस्थिर हो गई, जिस समय इसको कहा जाता है कि अमेरिकन सब क्राइसिस। ठीक है, इस समय मतलब कुछ वैश्विक मंदी आई थी, लेकिन भारत इससे प्रभावित हुआ था, लेकिन काफ़ी कम। ठीक है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं ने उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में तेजी आई और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका बढ़ी। अब कोविड 2019 में जो 19-20 के दौरान था, कोविड-19 महामारी के बाद का दौर, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही। इतिहास देख रहे हैं तो उसको पहले से पूरा प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक मैं इसे जोड़ूंगा। ठीक है, कोविड-19 महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया, लेकिन सरकार ने आर्थिक सुधारों और आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से सुधार का प्रयास किए। महामारी के बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विकास के नए नए अवसर सामने आए। महामारी के दौरान डिजिटल क्रांति ने भारत की ई-कॉमर्स, फिनटेक और ऑनलाइन सेवाओं को तेजी में बढ़ने में मदद मिली। अब जो आर्थिक विकास और भविष्य की दिशा इसकी क्या रहेगी, मतलब अभी तक तो देख लिए कि प्राचीन काल में कैसी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, प्राचीन में कैसी थी, मध्यकालीन भारत में कैसी थी, औपनिवेशिक काल में कैसे थी, आज़ादी के बाद क्या क्या रही। ठीक है, सन 2000 के बाद, कोविड-19 के बाद, अब इसका भविष्य क्या रहेगा ये भी देख लेंगे। पहले विकास दर और आर्थिक वृद्धि। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगातार बेहतर होती गई। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। ठीक है, इस बार तो लगभग 8.3, मतलब लगभग अगर देखा जाए 8.0 से मतलब तक में इस बार जा सकती है परसेंटेज में जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये लगभग छठी बार है ऐसा जो 8% की दर से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ठीक है, सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। सेवा क्षेत्र लगभग 60% कुल जीडीपी का सेवा क्षेत्र का योगदान रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया, जिसमें आईटी, वित्तीय सेवा, दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में भी विकास हुआ है, विशेष रूप से मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विस्तार हुआ है। अब इसके चुनौतियों और संभावनाएं। भारत को गरीबी, असमानता, बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आर्थिक सुधार और सरकार की नीतियों के चलते भारत के पास विकास की अपार संभावना है। हरित ऊर्जा, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दिशा में ले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन में निवेश से भारत का दीर्घकालिक विकास संभव है। अब देखा जाए तो ये स्वास्थ्य पर्यटन भारत में बढ़ रहा है, मतलब विदेश से लोग इलाज कराने के लिए भारत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का इलाज है जो अन्य देशों की तुलना में सस्ता है। ठीक है, और शिक्षा के लिए भी आ रहे हैं। ठीक, अब इसी में अब इसका देखा जाए निष्कर्ष क्या निकलेगा। ये जो पूरा टॉपिक रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास एवं भविष्य। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की यात्रा संघर्षों और सुधारों से भरी हुई है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने विभिन्न चरणों का सामना किया है और आज यह विश्व स्तर पर एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में आर्थिक सुधार, डिजिटल विकास और वैश्वीकरण ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और आने वाले समय में इसके और तेज़ी से बढ़ने की संभावनाएं हैं। और ये देखा जाए तो ये जो चौथा टॉपिक था ये भी ख़त्म हो गया। इसके बाद का टॉपिक है ट्रिकल डाउन
थ्योरी। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है जो बीपीएससी के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इसे मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हिसाब से बनाया है। आप एक बार इसमें पढ़ लें और अपने हिसाब से इसमें कटौती भी कर सकते हैं, जो भी आपको जितना आप ये लेना है आपको, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ सकते हैं। ट्रिकल डाउन सिद्धांत एक आर्थिक विचारधारा है जो मानती है कि समाज में सबसे धनी और उच्च आय के वर्गों को आर्थिक लाभ मिलने से धीरे धीरे यह लाभ समाज के बाकी हिस्सों, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग तक पहुंचेगा। इस सिद्धांत के समर्थक यह मानते हैं अगर सरकारें उच्च आय वर्ग को करों में राहत देती है और उन्हें अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देती है तो उनके निवेश और खर्च से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, जिससे नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और गरीब वर्ग को भी इसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है, अब सिद्धांत की उत्पत्ति ये कहाँ से हुई? अगर ये देखा जाए ट्रिकल डाउन अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? ट्रिकल डाउन सिद्धांत का व्यापक प्रयोग 20वीं शताब्दी के अंत में हुआ। विशेष रूप से यह सिद्धांत 1980 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की आर्थिक नीतियों के दौरान प्रसिद्ध हुआ, जिसे रिगनामिक्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब दोनों को मिला दिया गया, इसे ट्रिकल डाउन कहा जाता है। रीगन की नीतियों का मुख्य उद्देश्य अमीरों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को करों में कटौती देना और बाजार को स्वतंत्र रूप से संचालित करना था। यह मान्यता थी कि ऐसा करने से अमीर लोग और कंपनियां अधिक निवेश करेगी, जिससे आर्थिक विकास होगा और इसका असर धीरे धीरे निचले स्तरों तक पहुंचेगा। अगर ये देखा जाए तो एक पीटी में भी एक क्वेश्चन आया था कि ट्रिकल डाउन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था की ये विशेषता है? तो इसमें ये था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मतलब अवधारणा है, सिद्धांत के रूप में देखा। इसके मुख्य तत्व इसमें क्या क्या हो सकते हैं? करों में कटौती, धनी व्यक्तियों और बड़ी कंपनियों के लिए करों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, ताकि उनके पास अधिक निवेश करने के लिए पूंजी हो। ठीक है, और इसमें दूसरा, नियामक नीतियों में ढील, सरकारी नियंत्रण और नियमों में ढील दी जाती है ताकि वे व्यवसाय अधिक स्वतंत्रता के साथ काम कर सके और लाभ कमाएं। लाभ से निवेश होगा, निवेश से रोजगार और गरीबों को लाभ होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ, यह सिद्धांत मानता है कि धनी वर्ग को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ जैसे कर कटौती और सब्सिडी अप्रत्यक्ष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग को भी रोजगार के अवसर और आर्थिक लाभ के रूप में मिलेगा। बाजार की स्वतंत्रता, इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को आर्थिक मामले में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए और बाजार को स्वाभाविक रूप से संचालित होने देना चाहिए। इसके तर्क और समर्थन में देखिए क्या कहा गया। निवेश और उत्पादन, समर्थक यह तर्क देते हैं कि ये मतलब अगर ये देखा जाए तो पॉजिटिव में इसके तर्क हैं, जब धनी लोग और कंपनियां करों में कटौती और अधिक मुनाफा प्राप्त करती है तो वे उस पैसों का निवेश नए व्यापार, प्रौद्योगिकी और विकास में करते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है। इसका परिणाम होता है अधिक रोजगार और उच्च वेतन मतलब मिलते हैं। आर्थिक विकास, यह सिद्धांत मानता है कि आर्थिक विकास की दिशा में ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित परिवर्तन होते हैं, यानी सबसे पहले उच्च वर्ग को लाभ मिलता है और वह धीरे धीरे नीचे के वर्गों तक पहुंचता है। अब इसके आलोचक भी हैं। ट्रिकल डाउन सिद्धांत की अब अक्सर आलोचना की जाती है, खासकर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। ठीक है, असमानता, यह है जो असमानता बढ़ाती है। आलोचक यह तर्क देते हैं कि यह सिद्धांत से अमीर और गरीब के बीच में खाई और भी बढ़ जाती है। अमीर अधिक अमीर हो जाते हैं जबकि गरीबों को प्रत्यक्ष रूप से कोई खास लाभ नहीं मिलता। नौकरी सृजन में असंतुलन, कई मामलों में यह देखा गया है कि करों में कटौती से उत्पन्न अतिरिक्त धन को कंपनियां नए निवेश के बजाय अपने शेयर धारकों को लाभांश के रूप में वितरित करती है, जिससे निचले वर्ग को कोई लाभ नहीं हो पाता। खपत में कमी, यदि गरीब और मध्यम वर्ग की आय नहीं बढ़ती है तो उनके क्रय शक्ति सीमित रहती है, जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र खपत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और मांग और सप्लाई एवं डिमांड एवं सप्लाई का जो ये अवधारणा है ये प्रभावित होती है। ठीक है, आर्थिक अस्थिरता, कई बार यह देखा गया है कि धनी वर्ग का निवेश उत्पादन और विकास के बजाय वित्तीय बाजारों में जाता है, जो आर्थिक अस्थिरता और संकट के कारण बन सकता है। अब इसके आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब तर्क दिए जाते हैं। आधुनिक
आर्थिक विचारकों में ट्रिकल डाउन सिद्धांत की उपयोगिता पर संदेह बढ़ गया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिद्धांत वांछित परिणाम देने में असफल रहा है इसे आर्थिक असमानता का कारण माना जा सकता है। इसके बजाय निचले और मध्यम वर्ग की आय और क्रय शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की जाती है ताकि आर्थिक विकास को संतुलित और अस्थायी बनाया जा सके। अब इसके निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? ट्रिकल डाउन सिद्धांत एक विवादास्पद आर्थिक विचारधारा है जो समाज के धनी वर्गों को लाभ पहुंचाने पर आधारित है, इस आशा के साथ कि इसका फायदा अंततः गरीबों और मध्यम वर्ग तक पहुंचेगा। हालांकि इसके प्रभावों पर सवाल उठते रहे हैं और यह आर्थिक असमानताओं को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है। ये देखा जाए तो 5वां टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब एक लास्ट जो टॉपिक बचा है ये 6ठा, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। अगर ये देखा जाए तो 2019-20 मतलब काफ़ी ये हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। इसको भी देखेंगे। ये करंट का भी मामला है, मुद्दा है, ठीक है, करंट का मुद्दा है। इसमें और भी कुछ जोड़ा जा सकता है लेकिन आप इसमें अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। यह लक्ष्य 2024-25 तक हासिल करने का है। हालांकि यह एक बड़ी चुनौतीपूर्ण आकांक्षा है, ठीक है। इस लक्ष्य के तहत भारत को विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाना है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए भारत को आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचाओं के विकास और औद्योगिक विकास को तेज गति से बढ़ाने की ज़रूरत है। आइए हम विस्तार से इस लक्ष्य को समझते हैं। अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट लगभग 8% का होना चाहिए, तभी ये मतलब 25-26 तक या 24-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था पहुँच सकती है। लेकिन अब तो इसके जो लक्ष्य है इसको बढ़ा दिया गया है। पृष्ठभूमि इसकी क्या रहा है? भारत की वर्तमान जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर 2024 के आसपास है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का मतलब है भारत को अपनी अर्थव्यवस्था का लगभग 40% और बढ़ाना होगा। इस लक्ष्य की ज़रूरत क्यों है? अर्थव्यवस्था का विकास, तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मद्देनज़र भारत को अपनी आर्थिक क्षमताओं को अधिकतम करना होगा। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने से भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी और भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। इससे और क्या फ़ायदा हो सकते हैं? गरीबी उन्मूलन। इस लक्ष्य से भारत में गरीबी को कम करने में भी मदद मिलेगी। आर्थिक वृद्धि का सीधा प्रभाव नागरिकों के जीवन स्तर पर पड़ेगा। वैश्विक महाशक्ति बनना, आर्थिक वृद्धि के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी सुदृढ़ होगी और यह वैश्विक मंच पर अपनी जगह मजबूत कर सकेगा। इसे हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीतियाँ क्या क्या है? भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में सुधार और विकास करना होगा। इसमें शामिल है, पहला, औद्योगिक विकास। पहला, मेक इन इंडिया। यह पहल भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने पर केंद्रित है। अगर भारत अपने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाता है और निर्यात को प्रोत्साहित करता है तो जीडीपी में इसका बड़ा योगदान हो सकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने से मानव संसाधन की क्षमता बढ़ेगी और उत्पादनशीलता में सुधार होगा। दूसरा, कृषि क्षेत्र का सुधार। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि में तकनीकी सुधार को अपनाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है जिससे आय में वृद्धि होगी। नंबर 3, सर्विस सेक्टर में विस्तार। भारत का आईटी और सेवा क्षेत्र पहले से ही मजबूत है, इसका और विस्तार करके वैश्विक मांग को पूरा किया जा सकता है। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक। बेहतर सड़कों, रेलवे, बंदरगाह और एयरपोर्ट जैसी बुनियादी ढांचों का निर्माण आवश्यक है। यह देश के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ने और औद्योगिक विकास में सहायक होगा। स्मार्ट सिटी मिशन और भारतमाला परियोजना जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से शहरों में प्रगति हो रही है। 5, वित्तीय सुधार एवं निवेश में वृद्धि। ठीक है, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार को निवेशकों
को अधिक सुविधाएं प्रदान करनी होगी, जैसे नियमों को सरल करना, करों में कटौती करना आदि। मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को नियंत्रित रखना जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत बनी रहे। बैंकिंग सुधार और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम करना बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण है। छठा, नवाचार और स्टार्टअप इंडिया और अन्य योजनाएं नई तकनीकों और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए है। यदि भारत में तकनीकी क्षेत्र का विकास होता है तो यह $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और नई तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। अब इसके मध्य क्या क्या चुनौतियां हो सकती है इसमें देखेंगे। ग्लोबल आर्थिक स्थितियाँ, वैश्विक अर्थव्यवस्था का अनिश्चितता जैसे कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध की जैसी समस्याएं भारत के लिए चुनौती साबित हो सकती है। इसके सप्लाई चेन और व्यापार पर असर पड़ सकता है। अभी तो रूस यूक्रेन युद्ध भी है और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, ठीक है। मुद्रास्फीति और रोजगार, भारत में अभी भी मुद्रास्फीति एक प्रमुख समस्या है, साथ ही रोजगार सृजन भी धीमा है। इसे तेजी से बढ़ाना होगा। संरचनात्मक सुधार, भारत को व्यापक संरचनात्मक सुधार की ज़रूरत है, विशेषकर श्रम, भूमि और वित्तीय क्षेत्रों में। ये सुधार अर्थव्यवस्था को और गतिशील बना सकते हैं। अब इसके जो लास्ट है निष्कर्ष, भारत को $5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए समग्र प्रयास करने होंगे। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें कई बाधाएं और चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन यदि आप रणनीतियों को सही तरीके से लागू किया जाए और निवेश को उचित अवसर उत्पन्न किए जाए तो भारत इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये जो पहला अर्थव्यवस्था का जो पहला नंबर का जो टॉपिक था बीपीएससी मेंस के लिए, ये ख़त्म होता है। ठीक है, ये जो ये टॉपिक है ये बेसिक है। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक है उसमें काम आ सकते हैं, जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था को समझाया जा सकता है। ठीक है, और बाकी जो आगे का जो वीडियो आएंगे वो क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, आगे के सिलेबस को पूरा किया जाएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।